तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे और अगर बढ़िया नहीं हो तो आज के एनिमे सीरीज के बारे में जानकर एकदम तरोताजा हो जाओगे। आज से जिस एनिमे सीरीज को हम विजिट करने वाले हैं उस सीरीज का नाम है इरेज्ड। यस, मेरी वन ऑफ द फेवरेट एनिमे सीरीज। आप इस एनिमे की स्टोरी अच्छे से समझ पाओ इसके लिए एक छोटा सा एनिमे ओवरव्यू है, उसे देख लेना। अगर आप इस ओवरव्यू को नहीं देखना चाहते हो तो आप टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंगली इसको स्किप कर सकते हो। एनिमे की स्टोरी घूमती है एक लड़के के इर्द गिर्द जिसका नाम है सातोरू फुजिनोमा। ये भी हमारी और आपकी तरह ही एक आम इंसान है, लेकिन तब तक जब तक इसके आसपास कोई हादसा ना हो जाए। सातोरू के पास एक महान शक्ति है और महान शक्ति के साथ आती है महान जिम्मेदारियां। सातोरू भी अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करता, या फिर यूं कहें कि गलत इस्तेमाल कर भी नहीं सकता, क्योंकि सातोरू की शक्तियां उसके हिसाब से नहीं चलती। असल में होता ऐसा है कि जब भी सातोरू के आसपास कोई दुर्घटना घटने वाली होती है तो सातोरू अपने आप उस वक्त में 1 से 5 मिनट पीछे चला जाता है उस दुर्घटना को ठीक करने के लिए। सातोरू के पास ये शक्तियां कहां से आई ये बात तो किसी को नहीं पता, लेकिन सातोरू ने इस 1 से 5 मिनट के टाइम ट्रेवल को रिवाइवल नाम दिया है। सातोरू के साथ एक और दिन ऐसा ही दर्दनाक हादसा होता है जिसे ठीक करने के लिए वो टाइम में 5-6 मिनट नहीं, 5-6 साल भी नहीं, 18 साल पीछे चला जाता है। अब उसके साथ ऐसा क्या हो गया जिसे ठीक करने के लिए उसे वक्त में 18 साल पीछे जाना पड़ा, वो पता लगेगा हमें इस एनिमे सीरीज को देखने के बाद। तो और वक्त जाया किए बिना बढ़ते हैं इसकी कहानी की तरफ। एपिसोड की शुरुआत होती है सातोरू को दिखाते हुए, जो कि कह रहा होता है कि मुझे डर लगता है, अपने दिमाग की गहराई में जाने से मुझे डर लगता है। उसके बाद सातोरू कुछ मांगा के पेजेस फाड़ कर फेंक देता है। असल में सातोरू एक मांगा आर्टिस्ट था और वो अपनी एक मांगा को किसी मैगजीन के पास लेकर गया था, ऑब्वियसली बात है उसे पब्लिश कराने के लिए। लेकिन उस मैगजीन का एक आदमी उसकी स्टोरी को ये कहते हुए ठुकरा देता है, तुम्हारी स्टोरी में दम तो है, लेकिन लोगों को ये तब पसंद आएगी जब तुम इसे थोड़ा और अपने दिमाग की गहराई से लिखो। लेकिन सातोरू और ज्यादा गहराई से नहीं सोचना चाहता था, इसीलिए वो वहां से अपने घर चला जाता है। सातोरू अपने एक पास्ट की गलती की वजह से हमेशा परेशान रहता है और ज्यादा सोचता नहीं है। उसके बाद अगेन हम सातोरू को देखते हैं जो एक पिज्जा स्टोर में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। वो एक पिज्जा डिलीवर करने के लिए जा रहा था, तभी एक और लड़की जिसका नाम एरी कातागिरी होता है वो भी पिज्जा डिलीवरी करने के लिए जाने लगती है और वो सातोरू से कहती है, सातोरू रास्ते में पिज्जा खा मत जाना। सातोरू कहता है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, और वो वहां से निकल जाता है। एरी हमेशा सातोरू से यही बात किया करती थी और वो इसके अलावा सातोरू से ज्यादा कुछ बात नहीं करती थी। यहाँ तक कि एरी सातोरू को ठीक से जानती भी नहीं थी। सातोरू को भी एरी में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। वो ये सब सोचते हुए जा ही रहा था कि उसे एक नीली रंग की तितली दिखाई देती है और उसके पास एक ट्रक गुजरती है और उसके तुरंत बाद सातोरू वक्त में कुछ मिनट पीछे चला जाता है। यहाँ पर कोई दुर्घटना होने वाली थी, इसीलिए सातोरू वक्त में पीछे गया था। एंड तभी एक बार फिर उसके पास से वही ट्रक गुजरती है और सातोरू उस ट्रक का पीछा करने लगता है और उस ट्रक को रोकने के लिए आवाज लगाने लगता है। तभी सातोरू देखता है कि ट्रक ड्राइवर तो सो रहा है, इसीलिए वो अपनी स्कूटी और तेज भगाने लगता है और उसे ट्रक का पीछा करते हुए एरी भी देख लेती है। उसके बाद सातोरू एक लड़के को रोड क्रॉस करते हुए देखता है और उसे सब समझ आ जाता है कि अभी उस लड़के की इस ट्रक के साथ टक्कर होने वाली थी। लेकिन सातोरू ऐसा नहीं होने देता और वो ऐन वक्त पर उस ट्रक को मोड़ देता है। वो लड़का तो बच जाता है, लेकिन सातोरू की एक गाड़ी के साथ टक्कर हो जाती है और स्क्रीन ब्लैक आउट हो जाता है। फिर हम सातोरू के कुछ फ्लैशबैक्स को देखते हैं और अपने फ्लैशबैक में सातोरू को एक लड़की दिखाई देती है जो सातोरू को अपनी आंखें खोलने के लिए कहती है। सातोरू भी हैरानी के साथ अपनी आंखें खोलता है और उसे सामने एरी दिखाई देती है। एरी सातोरू को बताती है कि तुम 2 दिनों से अस्पताल में बेहोश थे, और वो उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए किसी को फोन करके तुम्हारी हालत के बारे में बता दूं, कोई दोस्त या गर्लफ्रेंड। लेकिन सातोरू उसे मना कर देता है कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है जिसे वो फोन कर सके। ये सुनकर एरी कहती है, ऐसा लगता है तुम बंधे हुए हो, तुम और लोगों में से नहीं हो जो सबसे खुल के बातें करते हैं, लेकिन तुम दिल के अच्छे इंसान हो क्योंकि तुमने उस लड़के की जान बचाई थी। एरी ने भी सातोरू की उस गाड़ी के साथ टक्कर को देख लिया था और शायद एरी ही उसे अस्पताल लेकर आई थी। एरी उसे बताती है कि उसने ये सारी घटना स्टोर मैनेजर को बता दी है और उन्होंने कहा है कि तुम्हें स्कूटी या गाड़ी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस तुम ठीक होकर आ जाओ। ये सुनकर सातोरू को थोड़ी राहत मिलती है कि अब उसे स्कूटी के पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे और वो
थोड़ा सा मुस्कुराता है। फिर वो बातों ही बातों में एरी से पूछता है कि तुम उस पिज्जा स्टोर पर क्यों काम करती हो। एरी कहती है तुमने तो मेरी दिल की बात पूछ ली, मुझसे ये सवाल आज तक किसी ने नहीं पूछा था। वेल मेरा एक सपना है। एरी बस इतना बोलकर बात काट देती है और आगे कहती है कि तुमने यही क्यों पूछा, तुम कुछ और भी तो पूछ सकते थे। तो फिर सातोरू उससे पूछता है कि जब तुम दूसरों को अपने सपने बताती हो तो तुम्हें डर नहीं लगता, अगर ये पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। इस पर एरी कहती है मुझे अपने सपनों के बारे में बताने से डर नहीं लगता, मुझे लगता है कि अगर तुम एक ही बात को बार बार करो तो वो सच हो जाते हैं। ये सुनकर सातोरू सोचने लगता है कि पता नहीं क्यों एरी की सोच मेरी जैसी है। फिर एरी वहां से जाते हुए कहती है लेकिन मैं तुम्हें अपने सपनों के बारे में नहीं बताने वाली, क्योंकि हम इतने भी क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं। और एरी वहां से चली जाती है। फिर सातोरू भी अपने घर जाने लगता है। सातोरू जो किसी भी दुर्घटना को होने से रोकने के लिए वक्त में 1 से 5 मिनट पीछे चला जाता है, उसे सातोरू ने रिवाइवल नाम दिया है। अक्सर सातोरू दुर्घटनाओं को होने से तो रोक लेता है, लेकिन उसे रोकते वक्त सातोरू की खुद की हालत खराब हो जाती है। उसके बाद सातोरू अपने घर जाता है, जहाँ पर पहले से ही उसकी मॉम सातोरू का इंतजार कर रही थी। सचिको फुजिनुमा, उम्र 52 साल। कहने को तो ये सातोरू की माँ है, लेकिन ये अभी भी एक 27 साल की लड़की की तरह दिखती है, किसी को नहीं पता ऐसा क्यों है। वेल सचिको सातोरू को देखने के लिए ही यहाँ आई थी और अब वो कुछ दिनों तक यहीं रहने वाली हैं। लेकिन सातोरू मना करते हुए कहता है कि आप यहाँ नहीं रुक सकती, यहाँ पर सोने के लिए सिर्फ एक ही बेड है। तो सचिको कहती है मैंने तुम्हारे कमरे में एक स्लीपिंग बैग देखा था, मेरा काम उसी से हो जाएगा। और उसके अगले ही सीन में हम उन्हें सातोरू के बिस्तर पर पड़े हुए देखते हैं और उन्होंने सातोरू का टीवी भी हथिया लिया था। एंड जब सातोरू आता है तो वो इसके लिए सातोरू से माफी मांगती है कि उन्होंने सातोरू का बिस्तर और टीवी हथिया लिया है। एंड उसके बाद सचिको टीवी देखने लगती हैं, जिसमें एक बच्चे की किडनैपिंग के बारे में बताया जा रहा था, जिसे देखकर वो सातोरू से पूछती हैं कि क्या तुम्हें वो दुर्घटना याद है जो हमारे पड़ोस में हुआ था जब तुम 5th ग्रेड में थे। हमने पूरी कोशिश की थी कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी याद ना रहे, इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा था। ये सुनकर सातोरू को थोड़ा सा शॉक लगता है और वो अपने स्लीपिंग बैग में सोते हुए इसके बारे में सोचने लगता है। बचपन में जब सातोरू 5th ग्रेड में था तब इसके 2 क्लासमेट्स को अगवा कर लिया गया था और उनके गायब होने के 6 महीने बाद सीरियल किडनैपिंग के जुर्म में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसका नाम जुन शिरातोरी था। बचपन में सातोरू जुन को यूकी कहकर बुलाया करता था, क्योंकि जुन हमेशा हिम्मत वाली बातें किया करता था, इसीलिए। एंड उसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सातोरू अपनी मॉम के साथ कुछ सामान खरीदकर अपने घर वापस जा रहा था और वो अपने आसपास कुछ चीजों को ऑब्जर्व करता है और उसे एक बार फिर वही नीले रंग की तितली दिखाई देती है और सातोरू फिर से वक्त में कुछ मिनट पीछे चला जाता है, यानी कि अगेन एक रिवाइवल होता है। सातोरू अपने इधर उधर देखता है और अपनी मॉम से भी कहता है कि आप अपने चारों तरफ नजर रखिए, यहाँ कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। सचिको भी यहाँ वहाँ देखने लगती है और उसे एक आदमी दिखता है जो कि एक छोटी लड़की को लेकर जा रहा था। वो आदमी भी साचिको को देख लेता है और उस छोटी सी लड़की को वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और सचिको उसकी तस्वीर ले लेती है। सातोरू अभी भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ होने क्या वाला है, लेकिन कुछ ही देर में वो भी शांत हो जाता है और वहाँ आइरी आ जाती है। फिर ये तीनों साथ में घर जाने लगते हैं और आइरी साचिको के बारे में जानकर बड़ी हैरान होती है कि साचिको सातोरू की माँ है। आइरी तो उसे सातोरू की बड़ी बहन समझ रही थी। साचिको कुछ सोचते हुए अपने घर जा रही थी, लेकिन फिर वो आइरी से पूछती है कि आज हम कढ़ी चावल बना रहे हैं, क्या तुम हमारे घर आना चाहोगी डिनर के लिए। आइरी भी हाँ कर देती है और कहती है कि आपने मुझे इनवाइट किया इसलिए मैं आपकी मदद करूंगी। और दूर से इन्हें वही आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर देख रहा था। उसके बाद ये लोग घर पर डिनर कर रहे थे और साचिको आइरी से कहती है कि पहले मुझे तुम सातोरू से बहुत छोटी लगी उसकी गर्लफ्रेंड होने के लिए, लेकिन अब पता चला तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड हो ही नहीं। आइरी भी कहती है माफ करना, लेकिन हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, मैं बस सातोरू की इज्जत करती हूँ और कुछ भी नहीं। उसके बाद आइरी खाना खत्म करके अपने घर जाने लगती है और सातोरू उसे छोड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन साचिको कहती है आइरी तुम बहुत जल्दी जा रही हो, चाहो तो आज रात यहीं रुक जाओ। एंड ये सुनकर सातोरू वाज लाइक कि इस घर में थोड़ी भी जगह नहीं है, मैं खुद स्लीपिंग बैग में सो रहा हूँ और ये मोहतरमा है कि एक हाई स्कूल गर्ल को अपने घर पर रोकना चाहती है। फिर सातोरू आइरी को घर छोड़ने चला जाता है और वापस आकर अपनी माँ से कहता है आप आइरी को अपनी होने वाली बहू मत समझिए, हमारे बीच कुछ भी नहीं हो रहा। फिर साचिको कहती है
तुम पागल हो, तुम दोनों का अच्छा चांस था, उसका बर्ताव भी अच्छा था। खैर जाने दो, मकान मालकिन आई थी किराए के लिए। ये सुनकर सातोरू अपने कमरे में जाने लगता है किराया लाने के लिए और साची को अचानक से कहती है वो 18 साल पुराना जुन शिरातोरी किडनैपिंग केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। ये सुनकर सातोरू बहुत ज्यादा हैरान होता है, लेकिन साची को फिर कहती है मैं मजाक कर रही थी। फिर ये सीन यहीं कट होता है और सातोरू अगले दिन बुक स्टोर में जाकर उसी किडनैपिंग केस के बारे में पढ़ने लगता है और उसे पता चलता है कि आज से 18 साल पहले जिस लड़की का अपहरण हुआ था उसका नाम कायो हिनाजुकी था और वो सातोरू की क्लास में ही पढ़ती थी। लेकिन ये दोनों दोस्त नहीं थे। कायो स्कूल के बाद अपना ज्यादा वक्त एक पार्क में बिताया करती थी। ऐसे ही एक दिन सातोरू ने कायो को पार्क में अकेले देखा था और उसे इग्नोर करके चला गया था। लेकिन उसी के अगले दिन उस पार्क में कायो की लाश मिलती है और सातोरू को इसी बात का अफसोस था कि अगर वो पिछली रात तो उसे ये कह देता कि चलो हम दोनों साथ में चलते हैं तो शायद आज वो जिंदा होती। सातोरू इस बात को हमेशा के लिए भुला देना चाहता था और उसकी मॉम ने भी इस बात को भुलाने में सातोरू की मदद की थी। उसके बाद सीन बदलता है और हम साचिको को देखते हैं जो उसी आदमी के बारे में सोच रही थी जो उस छोटी लड़की का अपहरण करने वाला था। लेकिन वो साचिको को देखकर ऐसा नहीं करता। साचिको को ऐसा लग रहा था कि वो उस आदमी को पहचानती है और शायद वो आदमी भी साचिको को पहचानता था, इसीलिए तो उसने किडनैपिंग का अपना डिसीजन बदल लिया। लेकिन साचिको को उस आदमी के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर साचिको भी उस 18 साल पुराने जुन ऑल्सो नोन एज यू की किडनैपिंग केस के बारे में थोड़ा सा पढ़ती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है कि आखिर वो किडनैपर था कौन। फिर वो किसी को फोन लगाकर इसके बारे में बात करती है, लेकिन हमें उसकी बातें नहीं सुनाई दी जाती। फिर साचिको घर आ जाती है और अब उन्हें भी ये लगने लगा था कि यूकी वो सीरियल किलर नहीं था। इसके बारे में सोचते हुए वो घर आती हैं और चाबी के साथ एक कागज के टुकड़े को वहीं छोड़कर अंदर जाती हैं और सातोरू का इंतजार करने लगती हैं। फिर साचिको को किसी के कदमों की आवाज सुनाई पड़ती है। उन्हें लगता है कि ये सातोरू था, तो जैसे ही सातोरू का नाम लेकर पीछे पलटने ही वाली होती है कि उसी वक्त कोई उन्हें चाकू मार देता है और फिर वो जमीन पर गिर पड़ती हैं। वो कैसे तो करके किलर का चेहरा देख लेती हैं और चेहरा देखते ही उन्हें पछतावा होने लगता है कि वो किलर यूकी नहीं था। पछतावा इस बात का था कि आज से 18 साल पहले भी सातोरू हमेशा कहता कि यूकी किलर नहीं है, लेकिन उनके साथ साथ किसी ने भी सातोरू की बात नहीं मानी और बस इस पछतावे के साथ वो अपनी आखिरी सांसें लेती हैं और इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं। दूसरी तरफ हम सातोरू को देखते हैं जो इन सब बातों से अनजान अपने घर की ओर जा रहा था। सीढ़ियों पर उसे उस किलर की एक झलक दिखती है। वो उसे इग्नोर करके ऊपर चला जाता है और देखता है कि उसका दरवाजा खुला हुआ था। नीचे देखने पर वो आदमी भी गायब हो चुका था। वो अपने कमरे के अंदर जाता है और पहले वो गिरा हुआ कागज का टुकड़ा अपने पास रख लेता है और अंदर जाकर देखने पर उसकी रूह कांप जाती है। ठीक से देखने पर उसे एक चाकू उनके शरीर में दिखता है, जिसे देखकर वो पीछे कूदता है। गलत वक्त पर उसकी पड़ोस वाली आंटी वहां आ जाती हैं। उसके हाथ में खून देखकर वो कुछ नहीं समझ पाती हैं। बाहर जाकर आंटी पुलिस बुलाती हैं। अनजान पुलिस भी सातोरू को दोषी ठहरा देती है और नादान सातोरू इस रचे हुए षड्यंत्र से अनजान था। हमें फिर से नीली तितली दिखता है। सातोरू पुलिस से बचने के लिए वहां से भागता है। अब सातोरू भागते भागते ही अपना होश खो बैठा है और जैसे ही उसे होश आता है वो देखता है कि 2006 से सीधे 1988 यानी वक्त में 18 साल पीछे आ गया था और ये था एक रिवाइवल। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको जो भी सवाल हैं कमेंट में पूछ लो। अगर कमेंट में जवाब ना मिले तो इंस्टा पर आ जाओ। वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो चुकी है तो इसे और लंबा नहीं करना चाहता। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लेना।